करे स्टार्ट। आप सभी का आज प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा आप जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव की घोषणा प्रदेश के अंदर हो चुकी है और हम पूरी मजबूती से कांग्रेस पार्टी प्रदेश में भी, देश में भी और प्रदेश में भी पूरी मजबूती से, गंभीरता से इन चुनावों में उतरने का पूरी रूपरेखा तैयार कर रही है। और उसी के अंतर्गत जो हमारी पार्टी की जो हमारी टिकट एलोकेशन है उसकी बैठक बहुत जल्द दिल्ली में आयोजित करवाई जाएगी, जिसमें संभावित है कि 6 तारीख को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक करवाई जाएगी और उसके बाद जैसा पार्टी हाईकमान निर्णय लेगा उस हिसाब से एलोकेशन ऑफ टिकट्स जो है वो आपके 4 लोकसभा सीटों का और विधानसभा सीटों का हिमाचल प्रदेश के अंदर केंद्रीय हाईकमान द्वारा कांग्रेस पार्टी की इसका निर्णय लिया जाएगा। आज मैं खास रूप से यहाँ पर आपके बीच में इसलिए उपस्थित हुआ हूँ क्योंकि पार्टी ने हमें जो जिम्मेवारी मंडी संसदीय क्षेत्र की चुनावों में वहाँ के प्रभारी के रूप में दी है। मैं जल्द वहाँ पे जाकर अगले 2-3 दिन के अंदर 3 तारीख को मंडी में जाकर वहाँ पे सभी जो हमारे पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता हैं, सभी नेता हैं, सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के साथी हैं, उनके साथ बैठकर वहाँ की रणनीति चुनाव की तैयार की जाएगी। आप जानते हैं कि पीछे जो विधानसभा जो उपचुनाव हुए थे लोकसभा के, उसमें कांग्रेस पार्टी ने वहां से फतेह हासिल करी थी और श्रीमती प्रतिभा सिंह कांग्रेस पार्टी की वहां से नुमाइंदा थी और वो सांसद बनी हैं, वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो निश्चित तौर से आने वाले समय में जैसा भी केंद्रीय हाईकमान का नेतृत्व और उनका जो आदेश रहेगा उसके आदेश अनुसार कार्य किया जाएगा जहां तक एलोकेशन ऑफ टिकट्स है। मगर क्योंकि हमें जमीन स्तर पे वहां पर पार्टी को मजबूत करना है और वहां पे जाकर जो है हर ब्लॉक में पार्टी के कार्यों को गति प्रदान करनी है, उसके लिए एक जो है प्रारंभिक बैठक 3 तारीख को मंडी के अंदर आयोजित की जाएगी, जिसमें सब रूपरेखा आपके जो वहां पे संसदीय चुनाव है मंडी का उसके लिए भी, और साथ ही साथ जो मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर ही लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र है जहां पर उपचुनाव होना है, वहां की जो है रूपरेखा भी हम तैयार करने का प्रयास करेंगे। और निकट भविष्य में मैं लाहौल स्पीति का दौरा भी करूंगा और वहां पे किस तरीके से पार्टी की गतिविधियों को मजबूत करना है, जो हमारे पार्टी के हमारे इंचार्ज उस इलाके के हैं, पीसीसी के वहां के इंचार्जेज हैं, हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, उनके साथ बैठकर इसके बारे में एक डिटेल्ड रूपरेखा बनाई जाएगी और उसको अंजाम आने वाले समय में दिया जाएगा। इसका मैं पूरा विश्वास जो है आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को भी और खास करके मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता को हम दिलवाना चाहते हैं कि हम लड़ेंगे और पूरी मजबूती से लड़ेंगे, निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे और जीतने के लिए ये लड़ाई लड़ी जाएगी। ये मैं पूरी मजबूती से इस बात को कह सकता हूं। जहां तक पिछले 15 महीने का प्रदेश सरकार का कार्यकाल रहा है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर इन चुनावों के अंदर रहेगा। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने 15 महीने का कार्यकाल प्रदेश के अंदर पूरा किया है, जिसमें विपरीत परिस्थितियों में भी हमने मिलकर सारी चुनौतियों का फैसला और जो अपना फासला तय किया है। प्रदेश में आपदा का दौर आया, उसके बावजूद जो है विपरीत परिस्थितियों में 4,500 करोड़ रुपए का पैकेज प्रदेश की जनता को दिया गया। बार बार हमने गुहार केंद्र सरकार से जो है लगाई
कि हमें एक विशेष पैकेज हिमाचल प्रदेश को चाहिए इन टर्म्स ऑफ द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ऑल्सो, एंड जो डिजास्टर प्रदेश के अंदर हुआ है, जिस लेवल और जिस मैग्नीट्यूड का डिजास्टर हुआ है, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूं कि हिमाचल उस श्रेणी में आता था जिसमें ये विशेष सहयोग केंद्र सरकार को हिमाचल का करना चाहिए था। क्योंकि अब चुनाव आ रहे हैं तो निश्चित तौर से इन मसलों को, इन मुद्दों को लोगों के बीच लेकर जाना ये हमारा दायित्व भी है, हमारी जिम्मेवारी भी है, क्योंकि हम हमेशा आंकड़ों के ऊपर बात करने में विश्वास रखते हैं। ये सच्चाई है कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को करीबन 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान जो है इस आपदा के दौर में हुआ, और उसकी तुलना में जो थोड़ा बहुत सहयोग केंद्र सरकार से आया वो 4-4.5 करोड़ से 500 करोड़ से ज्यादा का सहयोग अगर हम टोटल बात करें, चाहे वो एनडीआरएफ का है, चाहे एसडीआरएफ का है, चाहे और अलग अलग हेड से आया, तो इससे ज्यादा सहयोग जो है स्पेसिफिकली डिजास्टर के समय में हिमाचल को इससे ज्यादा पैसा नहीं आया है। जो बार बार भाजपा कई सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का जिक्र करती है, मैं उसके ऊपर भी जो है आज की प्रेस वार्ता में उसके ऊपर भी स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हमारे विभाग द्वारा, लोक निर्माण विभाग द्वारा इसका संचालन प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। मैंने विधानसभा के अंदर भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कई बार केंद्र सरकार का इसके लिए धन्यवाद किया है कि हमें 2,700 करोड़ रुपए जो है वो आपके 2023-24 में 250 सड़कों के लिए प्रदेश को मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर मैंने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि ये सहयोग जो हमें मिला है ये हर राज्य को मिल रहा है, और उसी चरण में हिमाचल जो हाई परफॉर्मिंग स्टेट है उस उपलक्ष्य में ये केंद्र सरकार द्वारा पीएमजीएसवाई 3 में ये पैसा हिमाचल को मिला है। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमने रिकॉर्ड समय में इसका टेंडरिंग प्रोसेस आपके आचार संहिता लगने से पहले हमने कई बैठकों का दौर अपने अधिकारियों के साथ किया, एससीज के साथ किया, एक्सीएंस के साथ किया, अपने ईएनसी के साथ किया, और हमने उनको ये निर्देश दिए कि इनको हमें टाइम बाउंड तरीके से इस कार्य को पूरा करना है। यू विल बी हैप्पी टू नो, और आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को भी जानकर खुशी होगी कि इन 2700 करोड़ के माध्यम से जो 257 आपकी सड़कें हैं, इनके अपग्रेडेशन का जो टेंडर्स है उसकी प्रक्रिया लगभग सारी 80 to 85% जो है वो पूरी हो चुकी है, और इनके जो एलओए है, लेटर ऑफ अवार्ड्स है, वो भी जो है कॉन्ट्रैक्टर्स को अवार्ड हो चुके हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चुनावों में अक्सर ये बातों को उठाया जा सकता है, और इसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, टेंडर्स अवार्ड हो चुके हैं। अब अगर कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा है, उसको आगे काम होने में कोई दिक्कत प्रदेश के अंदर जो है वो नहीं आएगी। ये इसलिए हमारा ये लक्ष्य था क्योंकि 3 महीने का लंबा कोड ऑफ कंडक्ट प्रदेश के अंदर लगा है, और हमारा ये एजेंडा था कि इन 3 महीनों की कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से प्रदेश के जो विकास की गति है वो रुकनी नहीं चाहिए। इसलिए हमने ये विशेष बैठक कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले दिन रात एक कर इसको किया है, और जैसा मैंने आपको कहा 80 to 85% इसमें अवार्ड हो चुका है। कुछ और जो उसमें तकनीकी कारणों की वजह से, कोई फाइनेंशियल बिड्स की वजह से या टेक्निकल बिड्स की वजह से जो नहीं हो पाया, उसको भी हम उसकी प्रक्रिया को पूरा करके इलेक्शन कमीशन से उसकी परमिशन ली जाएगी, एंड इन द टाइम्स टू कम उसको भी हम इलेक्शन कमीशन के माध्यम से पूरा करेंगे, क्योंकि हमारी ये वचनबद्धता है, ये हमारी डेडिकेशन है प्रदेश के लोगों के प्रति कि चुनाव आते जाते रहते हैं, चुनाव आज है कल नहीं है, मगर द डेवलपमेंटल ट्रैजेक्टरी ऑफ द स्टेट, आई कैन नॉट टॉक अबाउट द नेशन, बट द डेवलपमेंटल ट्रैजेक्टरी ऑफ द स्टेट शुड नॉट बी स्टॉल्ड बिकॉज ऑफ इलेक्शंस। इलेक्शंस एक प्रक्रिया है, मगर उसके साथ साथ विकासात्मक कार्य भी चलते रहने चाहिए। ये हमारी वचनबद्धता है जिसको हम पूरा करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। वैसे ही चाहे नाबार्ड की सड़कें हैं, चाहे ब्रिजेस है, हमने करीबन जो है 17 नए वैली ब्रिजेस के जो है अभी अपने इस आपदा के समय में खरीदे, और वैसे ही 244 रिकॉर्ड मशीनरीज
जिसमें जेसीबीज है, पोकलेन्स है और मशीनें हैं, इनको हमने खरीद कर प्रोक्योरमेंट होकर ये सारी डिविजन्स के अंदर जो है वो भेजी जा चुकी है। ये भी हमने इसको इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले ये सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है, क्योंकि हमें पता था कि इतना लंबा पीरियड जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट का होगा, 3 महीने का पीरियड होगा। इसलिए हम नहीं चाहते थे कि इस भगवान ना करे इस कोड ऑफ कंडक्ट के समय में अगर कोई आपदा आ जाती तो हम पूरे तरीके से जो है वो निहत्थे हो जाते। तो इसलिए हमने पहले ही सारा इंतजाम कर रखा है कि जहां तक हमारे विभाग की बात है, लगातार हमने मशीनरीज की डिप्लॉयमेंट भी करी है, टेंडर्स भी लग चुके हैं। बाकी वी रिस्पेक्ट द कोड ऑफ कंडक्ट और उसके माध्यम से जो भी उसमें परमिशन लेनी है हम उसको इलेक्शन कमीशन के माध्यम से लेंगे, ताकि कोई भी उल्लंघना जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की ना हो और उस तरीके से हम प्रदेश को आगे बढ़ाए। इस सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक प्रदेश सरकार की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात है, उन्होंने भी जो भी हमारे प्रदेश में गारंटीज कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दी है उनको पूरा करने का कार्य चरणबद्ध तरीके से करवाया जा रहा है। सबसे बड़ी घोषणा जो हमने ओल्ड पेंशन स्कीम की करी थी, उसको पहली कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री जी ने और पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने उसके ऊपर मोहर लगाई है। दैट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड और आज प्रदेश के लोग उससे, प्रदेश के कर्मचारी 1,75,000 कर्मचारी आज उससे प्रदेश के अंदर लाभान्वित हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और वैसे ही चाहे दूध की आपके मिनिमम गारंटी उसमें दी गई है, जो मिनिमम प्रोक्योरमेंट प्राइस इसके लिए फिक्स की गई है, वैसे ही बागवानों के लिए यूनिवर्सल कॉटन इस आपका जो हमारा ये हमारा जो एग्रीकल्चरल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है, इससे वो शुरू हो जाएगा। जो एक बहुत पुरानी मांग खास करके हमारे सेब बहुल्य क्षेत्र के बागवानों की थी, उसको भी हमने पूरा किया है। और खास करके बागवानों की अगर हम बात करें, खास करके सेब उत्पादकों की बात करें, ये आपदा के समय में मैं इसको बड़े गर्व के साथ ये बात कह सकता हूं कि कोई भी ऐसा गांव, कोई भी ऐसा कस्बा, कोई भी ऐसी पंचायत नहीं थी जहां पर, हालांकि एक समय में 4,300 से 4,500 के बीच में सड़कें बंद हो गई थी, उसके बावजूद हमने रिकॉर्ड समय में सारी सड़कों को प्रदेश के अंदर खोलने का काम किया। और जो है इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने अतिरिक्त बजट सब डिविजन्स को दिया। हर लोक निर्माण डिवीजन को पैसा दिया गया, चाहे वो एनडीआरएफ के माध्यम से दिया गया, एसडीआरएफ के माध्यम से दिया गया, मगर रिकॉर्ड समय में सारी की सारी सड़कों को आपदा के समय में खोला गया। उनमें जेसीबी मशीन लगाई गई कि जगहों पे डंगे लगने थे, उनको वॉर फुटिंग के ऊपर उन डंगों को लगाया गया, ताकि हमारे बागवानों का जो माल है, चाहे वो नाशपाती है, चाहे सेब है, चाहे प्लम है, वो रिकॉर्ड समय में जो है वो मंडियों के अंदर पहुंचे। ये हमारी वचनबद्धता थी, ये हमारी सरकार की संवेदनशीलता थी, हमारा दायित्व था, हमारी जिम्मेवारी थी, जिसको पूरा करना हमारा नैतिक दायित्व था, जिसको हमने पूरा करने का पूरा प्रयास किया है। और वैसे ही जो हमारी महिलाओं के लिए गारंटी थी कि 1,500 रुपए प्रति माह महिलाओं को जो है वो दिया जाएगा, उसको भी पहले तो हमारे जनजातीय क्षेत्र से शुरू किया गया, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने इसको पूरे प्रदेश के अंदर लागू करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का भी और कांग्रेस पार्टी की सरकार का बहुत बहुत आभार। जो है सोशल पेंशन 1,500 रुपए की दी जा रही है और इसकी प्रक्रिया, हालांकि अभी भाजपा ने इसका बड़ा मुद्दा बनाकर इलेक्शन कमीशन में इसको रोकने का भी प्रयास किया है, मगर दे शुड अंडरस्टैंड कि ये कोई चुनाव के समय की बात नहीं थी। इसकी प्रक्रिया इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के पहले शुरू हो गई थी और ये अपने 1,500 रुपए, 15 लाख रुपए तो दे नहीं पाए, मगर जो हमने जिसके लिए बजटेड स्कीम प्रदेश सरकार ने जिसकी घोषणा करी है, उसको रोकने के नापाक प्रयास जयराम जी जो पूरी अपनी पलटन को लेकर जो है इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में पहुंचकर इसको रोकने का उन्होंने कोशिश करी है, मगर मैं समझता हूं कि प्रदेश की जनता इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से जानती है, इस चीज को समझती है। एंड अ बिफिटिंग रिप्लाई विल बी गिवन टू द भारतीय जनता पार्टी ऑन द डे द इलेक्शंस, द पीपल ऑफ द स्टेट वोट इन द स्टेट इन हिमाचल प्रदेश। और हमें पूरा विश्वास है कि जो हमारे चारों लोकसभा सीटें हैं, हालांकि इसमें नेशनल इश्यूज
को भी लिया जाता है। इंडिया अलायंस पूरी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, जिस तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला प्रदेश में और देश के अंदर जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जो बंद करने का निर्णय लिया है, आई थिंक एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। जिस तरीके से एक किस्म से एक हाथ से जहां ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स द्वारा इनको दबाने का प्रयास किया जाता है, इसमें तो साफ साफ ये चीज जो है एक किस्म से हम कह सकते हैं कि क्विड प्रो को का एक सीधा एग्जाम्पल है। एक किस्म से सीबीआई की, ईडी की इनकम टैक्स की रेड पड़ती है और उसके अगले 3 दिन के अंदर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को कई 100 करोड़ का चंदा उन कंपनीज द्वारा दिया जा रहा है। तो ये मैं समझता हूं एक किस्म से जो पहले इनडायरेक्टली होता था, जो चीजें पहले पर्दे के पीछे होती थी, उन चीजों को डायरेक्टली जो है चंदा फिरौती जो है आज एक लीगलाइज तरीके से करने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी ने करी है, जो करीबन 1800 करोड़ रुपए उन्होंने इसमें इकट्ठा किए एक ही कंपनी के माध्यम से। ऐसे कितना उनको करीबन 6000 करोड़ रुपए जो है भारतीय जनता पार्टी ने इकट्ठा किया है। उस पे जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, निर्णय आया है, मैं समझता हूं कि बहुत ही ऐतिहासिक है। और वैसे ही जो आज विपक्षी पार्टियों को उनके गला दबाने के लिए, उनकी आवाज को दबाने के लिए आज सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को जगह जगह पे अरेस्ट किया जा रहा है, वेदर इट इज इन झारखंड, वेदर इट इज इन दिल्ली। इस चीज का भी एक निर्णायक निर्णय और निर्णायक जो है एक जनता इस चीज का आवाज का जवाब जो है वो चुनावों के समय में देगी, क्योंकि पहली बार इस तरीके की अनप्रेसिडेंटेड चीजें हम देश के अंदर देख रहे हैं। इस पे हालांकि मुझे कमेंट करना नहीं चाहिए, मगर ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इवन इंटरनेशनल एजेंसीज लाइक दी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड द अमेरिकन गवर्नमेंट, जर्मन गवर्नमेंट, उन्होंने भी इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लिया है, इसके ऊपर उन्होंने कमेंट किया है। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने उनको जो उसके बारे में जवाब दिया है, मैं ज्यादा उस चीज पे नहीं जाना चाहता हूं, मगर दिस इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न कि खास करके चुनावों के समय में इस तरीके की जो एक प्रक्रिया चलाई जा रही है, भारतीय हमारा जो राष्ट्रीय कांग्रेस के सारे खाते जो है वो सील कर दिए गए हैं, चाहे वो इनकम टैक्स द्वारा है, चाहे वो ईडी द्वारा है, चाहे वो इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल द्वारा है। आज करीबन 120 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी के अकाउंट से निकाल दिए गए हैं। जो है रेगुलर डिमांड्स करीबन 1800 करोड़ रुपए की डिमांड कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। अगर ये यार्डस्टिक हर पार्टी के लिए होना चाहिए था, मगर ये केवल जो इसको सीमित रखा है केवल कांग्रेस पार्टी के लिए, मैं समझता हूं कि ये एक दुरुपयोग है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का, चाहे वो इनकम टैक्स है, चाहे वो ईडी है, चाहे वो सीबीआई है। मगर आज ये चीजें जग जाहिर है, आज ये चीजें जग जाहिर है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी में जाता है, अगले दिन उनके सारे केसेस, चाहे वो ईडी के हैं, चाहे वो सीबीआई के हैं, चाहे वो इनकम टैक्स के हैं, उनको रातों रात जो है वो खत्म कर दिया जाता है। और जो ये एक कहावत बन चुकी है आज की वॉशिंग पाउडर निरमा की तरह, जो है वो बिल्कुल साफ होकर, पाक साफ होकर बाहर निकलता है। आज हर बच्चे की जुबान के ऊपर ये चीज देश और प्रदेश के अंदर है। तो जहां तक नेशनल कॉन्टेक्स्ट की मैंने बात करी है, क्योंकि ये चुनाव केवल हिमाचल के नहीं है, इनका जो नैरेटिव बनेगा वो राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर भी बनेगा। इसलिए इन चीजों का व्याख्यान करना, इन चीजों को लोगों के बीच में लेकर जाना, ये भी बहुत आवश्यक है। और निश्चित तौर से हम इन चीजों को लोगों के बीच में लेकर जाएंगे। और विकास कार्य जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, विपरीत परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हमारे सभी साथियों ने, कलीग्स ने, माननीय विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में किए हैं, उसके बारे में भी पूरा व्याख्यान किया जाएगा। और लोकसभा के साथ साथ जो हमारी 6 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, वो तो एक अलग कॉन्टेक्स्ट के साथ लड़े जाएंगे, क्योंकि किन परिणामों में किस वेशभूषा के साथ और मैं समझता हूं पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में ये सब चीजें
प्रदेश में पिछले एक महीने का जो घटनाक्रम हुआ है, अब मैं उसके बारे में ज्यादा कमेंट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि चुनावों में इसका परिणाम जो है वो देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में आज तक इस तरीके की चीजें हमको देखने को नहीं मिली है और मैं समझता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरीके का निर्णय प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने लिया और उसका भुगतान आने वाले समय में प्रदेश की जनता और खास करके उन विधानसभा क्षेत्रों की जनता जहां पे ये उपचुनाव होने हैं, और आधा बेड़ा पार तो वो करवाएगी और आधा वो करवाएंगे जो भाजपा के उस क्षेत्र के स्थापित नेता है जिनके भविष्य को, जिनके राजनीतिक भविष्य को दुबाकर ये कार्य करवाया जा रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय हाईकमान है वो ये समझते हैं कि जो तुगलकी फरमान जो दिल्ली से जो वहां से निकल गया उसको भाजपा का हर कार्यकर्ता उस चीज को अपनाएगा। मगर आज जिस तरीके के विद्रोह के स्वर, चाहे वो ज्वाली के अंदर, चाहे वो देरा के अंदर है, चाहे वो हमीरपुर के अंदर है, चाहे वो सुजानपुर के अंदर है, चाहे वो कुटलहर के अंदर है, चाहे वो गगरेट के अंदर है, चाहे वो लाहौल स्पीति के अंदर है, आज वो चीजें जग जाहिर है। जिस तरीके से आज बैठकें का दौर पूरे प्रदेश के अंदर चला हुआ है, अब आने वाले समय में इसका किस ओर ये चीजें करवट लेती है ये तो समय ही बताएगा। मगर मैं इस चीज को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो भी ये काम किया है इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, और खास करके हिमाचल प्रदेश जैसा राज्य जो एक देवभूमि के नाम से जिस चीज को जाना चाहता है, वहां पर इस तरीके का कांड करना ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल के इतिहास में आज तक इस तरीके का दुर्भाग्यपूर्ण कार्य किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी, चाहे वो भाजपा है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो कोई दल है, हमने भी बहुत सा दौर देखा है। जरूरी नहीं कि जब मैं विधायक था या मंत्री था उस समय ही, उसके पहले के जो दौर हिमाचल प्रदेश की राजनीति में देखे जो रहे हैं, जब वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे, उस समय भी हमें राजनीति और राजनीतिक दृष्टिकोण को बहुत पास से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मगर इस तरीके की पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज्म मैं समझता हूं आज तक हिमाचल प्रदेश के इतिहास में हमने नहीं देखी है। अगर किसी को अपनी बात कहनी है तो निश्चित तौर से पार्टी फोरम के अंदर विद इन द 4 वॉल्स ऑफ द पार्टी फोरम अपनी बात को रखने का सबका लोकतांत्रिक अधिकार भी है और बात को रखा भी जा सकता है। मैं अपना एग्जाम्पल दे सकता हूं फॉर दैट मैटर कि मैं एवरीबडी नोज, द एंटायर स्टेट नोज, आई बिलीव इन कॉलिंग अ स्पेड। अगर हमें भी कुछ लगा कि कभी कोई कमी पेशी पार्टी के अंदर है या सरकार के अंदर है, हम भी उसको अपने फोरम पे, चाहे वो मुख्यमंत्री जी के पास रखना है, चाहे पार्टी अध्यक्ष के पास रखना है, चाहे अपने पार्टी के इंचार्ज के पास रखना है, हमने हमेशा रखा है। बिकॉज वी हैव द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी एट हार्ट। अगर हमें लग रहा है कि कुछ कमियां हैं, कुछ गलतियां हैं, तो उसको उठाना, उसको जगजाहिर करना, उस चीज को पार्टी फोरम में रखना, ये हम सबका दायित्व बनता है। इफ यू आर नॉट डूइंग दैट, आई थिंक वी आर फेलिंग इन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मगर उस चीज को आड़े हाथ लेते हुए बाहर का रास्ता ले लेना, मैं समझता हूं कि वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और जैसा मैंने कहा कि उसका जवाब आने वाले समय में प्रदेश की जनता और खास करके उन विधानसभा क्षेत्र की जनता लोगों को देगी या लोग उनको देंगे, इस चीज का मैं पूरी मजबूती से बात कह सकता हूं। बाकी जहां तक प्रत्याशियों की बात है, चारों लोकसभा सीटों में जल्द कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और 6 के 6 विधानसभा हलकों में पार्टी के जो प्रत्याशी है उनको कांग्रेस पार्टी जल्द से जल्द तय करेगी। एंड वी विल फाइट दीज इलेक्शंस विद ऑल आवर माइट। पूरी मजबूती से इन चुनावों को, पूरी गंभीरता से इन चुनावों को लड़ा जाएगा। हमारे जो माननीय इंचार्ज है कांग्रेस पार्टी के राजीव शुक्ला जी, आप जानते हैं कि वो एक बहुत अच्छे जो है स्ट्रैटेजी वाले नेता हैं, जो बड़े अच्छे तरीके से हर चीज को संभालते हैं। वो यहां पर आकर बैठेंगे, हर चीज को बहुत गंभीरता से देखेंगे और पूरे तरीके से कैसे चुनावों को लड़ना है, कैसे चुनावों की स्ट्रैटेजी बनानी है, उसकी हम पूरी गंभीरता से कार्य करेंगे और उनको फिर आने वाले समय में हेड्स ऑन भारतीय जनता पार्टी को लिया जाएगा। एंड मैं आपको पूरी मजबूती से यह बात कह सकता हूं कि हम जहां तक लोकसभा की बात है, उसके साथ जो उपचुनाव की बात है, उसमें भी हम एक कंफर्टेबल तरीके से जो है विधानसभा की इसमें भी जीतेंगे।
एंड द कांग्रेस पार्टी की जो सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। और जो भी बातें हमने शुरू करी है चरणबद्ध तरीके से, जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज प्रदेश के अंदर हमने शुरू करी है, इनको 5 साल के कार्यकाल में, जिसमें से 1 साल पूरा हो चुका है, अगले 4.5 साल में इनको चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के अंदर इंप्लीमेंट किया जाएगा। जयराम जी जो हर मंच के ऊपर ये भाषण देते रहते हैं कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो 2 सरकारें हिमाचल के अंदर बनेगी, देश और प्रदेश में बनेगी, ये वैसा ही उनका बयान है जो मैं, जब वो नए मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि मैं अब 25 साल तक हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहूंगा। तो ये वैसा ही कुछ बयान है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने वो देखते रहे, मगर जैसे हमने उनके चारों खाने चित पीछे जब उपचुनाव हुए थे उस समय चारों खाने चित किए थे, 1 लोकसभा का और 4 हमने उपचुनाव जीते थे, जिसकी वजह से एक माहौल कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने का हिमाचल प्रदेश के अंदर बना था। उसी तरीके से जयराम जी का और भाजपा का चारों खाने चित 4 जून को हिमाचल प्रदेश के अंदर होगा। इस चीज को मैं पूरी मजबूती से, पूरी गंभीरता से, और केवल बोलने के लिए नहीं, मगर जो हमने फीडबैक प्रदेश के अंदर लिया है, जो प्रदेश के कार्यकर्ता या प्रदेश के आम जन के साथ हम एक लगातार संवाद करते हैं, उसके माध्यम से जो हमें फीडबैक आया है, उसके कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये बात कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी विल कंप्लीट इट इंटायर टेन्योर ऑफ दिस टर्म एंड विल लास्ट द इलेक्शन टिल 2027। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। नहीं, मेरे से कोई चूक नहीं हुई थी। मैंने जो किया उस समय किया, मगर जैसा मैंने कहा, आई बिलीव इन कॉलिंग अ स्पेड। तो मैंने अपनी बात को पूरी गंभीरता से मुख्यमंत्री जी के पास भी रखा और पार्टी अध्यक्षा के पास भी रखा और राजीव शुक्ला जी के पास भी रखा और पार्टी फोरम पे रखा, और उसका रिड्रेसल हुआ है। उसके लिए मैं सभी नेताओं का धन्यवाद भी करता हूं। एंड वी हैव टू वर्क एज अ टीम, बट एज आई सेड कि इफ देयर इज एनी शॉर्ट कमिंग ऑन एनीबडीज पार्ट, हमारे उसमें भी रह सकते, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कमियां सबके अंदर थोड़ी बहुत रह जाती है, तो उसको उजागर करना अपने पार्टी के अंदर, उस चीज को, उसका रिड्रेसल करना, टाइमली रिड्रेसल करना, मैं समझता हूं ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। एंड कांग्रेस पार्टी इज अ डेमोक्रेटिक पार्टी, जहां पे सबको अपना आवाज रखने का अधिकार है। ये भाजपा की तरह नहीं है कि केवल 1 मैन शो है, ये केवल इस तरीके की पार्टी नहीं है। सबको अपना अधिकार है बात रखने का, और उसका रिड्रेसल हुआ है। उसके लिए मैं अपनी पार्टी की हाईकमांड का, पार्टी नेतृत्व का जो है वो धन्यवाद करता हूं। सर, आपने कल जो है वो बयान दिया था, आपने कहा था कि जो कंगना रनौत है और वो जो है वो जब आपदा थी तब यहाँ पर नहीं थी, और दूसरा आपने कहा था कि मंडी की जनता जब वोट डालेगी तो ये देखें कि कहीं में मुंबई तो नहीं जाना है। उसको उन्होंने रिप्लाई बैक किया, उन्होंने कहा है कि मेरा मंडी में भी घर है, मनाली में भी घर है, मेरे भाई यहाँ रहते हैं, मेरी बहन यहाँ रहती है, मैं बीच में आती रहती हूँ, ऐसा नहीं है मैं। हाँ, तो बीच में आती रहती है ना, खुद ही अपनी बात को कह रही हैं कि मैं बीच में आती रहती हूँ। भाई या उनके देखिए, सबसे पहले तो मैं कंगना जी का बहुत उनका आभार प्रकट करता हूँ, और मैं उनको कहता हूँ कि वो हमारी बड़ी बहन है। मैं उनका बहुत व्यक्तिगत रूप से मान सम्मान करता हूँ। उन्होंने हिमाचल प्रदेश का नाम बॉलीवुड जगत में रोशन किया है। दैट इज अ वेरी गुड थिंग, दैट इज अनडिस्प्यूटेड, और उसमें कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। जहां तक उनका राजनीतिक अखाड़े में उतरने की बात है, निश्चित तौर से जब वो उतरी गई हैं तो हर चीज का वाद विवाद होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से जो है मैदान में, चुनावी मैदान में उतरेगी, तो उनसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे कि केवल चुनाव के समय में ही उनको मंडी क्यों याद आया है। कल वो जो है वो काशी की बात कर रही थी, काशी विश्वनाथ की बात कर रही थी और छोटी काशी की बात कर रही थी। तो ये चीजें उनको तब याद क्यों नहीं आए जब प्रदेश में इस दशक की नहीं मगर इस शताब्दी की सबसे बड़ी आपदा हिमाचल प्रदेश को आई। उस समय बॉम्बे से उनका सर्वर डाउन हो गया था, ऐसी भी रिपोर्ट्स आई थी। उस समय हिमाचल प्रदेश को सहयोग करने के लिए जो उनको सहयोग करना चाहिए था, कितना किया कितना नहीं किया, क्या वो एक बारी भी मंडी संसदीय क्षेत्र की किसी प्रभावित परिवार
के लोगों से मिली? क्या वो कुल्लू में, मनाली में उनका घर है? क्या एक बारी भी वो, और तो छोड़िए क्योंकि मंडी संसदीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का 1/3 क्षेत्र है, मगर अगर वो मनाली में उनका घर है, मनाली के पतली कुल में ब्रिज बह गया था, मैं वहां पर खुद एज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर मैं वहां पे गया, वहां पे आपके जो है और आपके बंजार के अंदर ब्रिजेस बह गए थे, कुल्लू के अंदर, मनाली के अंदर जो है ब्रिजेस बह गए थे। वहां के हम जो प्रभावित परिवार है, हम उनसे जाके मिले, क्या वो एक दिन भी अपने शेड्यूल से निकाल कर इन क्षेत्र के लोगों से मिलने के लिए आई? उनका घर अगर मनाली में है तो कुल्लू वहां से मात्र 20 से 25 किलोमीटर का रास्ता है। क्या वो वहां पे आके लोगों से मिली? भामला में उनका घर है। मंडी में, सरका घाट में सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहीं मंडी के अंदर हुआ तो सरका घाट में और आपके थुनाग के अंदर हुआ। दोनों जगह में वर्तमान सांसद जो थी प्रतिभा सिंह जी हर जगह पे गई, उन्होंने वहां के लोगों का सहयोग किया। एज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर मैंने भी सरका घाट का भी दौरा किया, भामला का भी दौरा किया और आपके थुनाग का भी दौरा किया, बाली चौकी का भी दौरा किया, वहां के आपदा प्रभावित परिवारों से मिले। अगर उनका ये मन था कि मैंने यहां से चुनाव लड़ना है, अगर वो कहती हैं कि मैं मंडी की बेटी हूं, तो बेटी केवल चुनावों के समय में बेटी नहीं होती है, बेटी पूरे समय की बेटी होती है, चाहे अच्छे दिन है चाहे बुरे दिन है। तो ये चीजें आने वाले समय में जरूर लोगों के बीच में आएंगी। चुनावों के बीच जब ये मुद्दे उठेंगे तो निश्चित तौर से इसका जवाब श्रीमती कंगना रनौत को देना होगा कि क्या वो इन समय के अंदर मंडी में आई, और अगर आई तो कहां गई, और गई तो किससे मिलने गई। इसका जवाब कंगना रनौत जी को मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता को देना पड़ेगा। शिवश्री नहीं, देखिए उसका वो खुद ही खंडन कर चुकी है। पहली बात तो वो बिल्कुल भी हम उससे उनके बयान से जो है वो वाकिफ नहीं रखते हैं, मगर उन्होंने खुद कहा है कि ये अनफॉर्चुनेट है, और उन्होंने खुद कहा है कि उनके अकाउंट को हैक किया गया था या जो भी था, और उसके माध्यम से इस तरीके की कोई आपत्तिजनक फोटो उनकी उसमें डाली गई थी, उसका हम निंदा करते हैं। वी आर पॉलिटिकल एडवर्सरीज बिकॉज नाउ वी आर इन दैट फील्ड, सो वी आर पॉलिटिकल एडवर्सरीज बट वी आर नॉट एनिमीज। हम उनके साथ, हमारी कोई लड़ाई, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। और मैं आपको यह श्योर करना चाहता हूं कि जब हम मैदान में उतरेंगे, हम लक्ष्मण रेखा को कभी भी नहीं लांघेंगे। जो मर्यादा है, जो हमारी देव संस्कृति है, जो हमारी देव परंपरा है, हिमाचल प्रदेश की जो संस्कृति है, उसका ख्याल रखा जाएगा। और अगर कोई भी चुनाव के समय में इस तरीके की टिक्का टिप्पणी कंगना रनौत के ऊपर करता है, विक्रमादित्य विल बी द फर्स्ट पर्सन टू डिफेंड कंगना रनौत। विक्रमादित्य जी, चैतन्य शर्मा ने आपसे चंडीगढ़ में हुई मुलाकात को लेकर एक दावा किया है। उन्होंने कहा है कि आप अभी भी पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं। चैतन्य शर्मा जी अपनी बात कह रहे हैं, मैं अगर मुझे कुछ कहना होगा तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के खुद पूरी बात को कहूंगा। आई डोंट नीड अ स्पोक्स पर्सन स्पेशली इन द भारतीय जनता पार्टी टू स्पीक फॉर मी। आई एम केपेबल इनफ टू स्पीक एंड टू स्पीक loudly enough for people in Shimla also and people in Delhi also to hear what Vikramaditya wants to say. सर, आपके विषय में पूरे हिमाचल प्रदेश में ये चर्चा होती है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव भी हैं, कि विक्रमादित्य सिंह की टीम रोहडू में, रामपुर में और किन्नौर के कुछ हिस्सों में तो है, लेकिन अभी भी मंडी और हिमाचल प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में। देखिए, मेरी टीम नहीं है। आई एम अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी, और जो कांग्रेस पार्टी की टीम है वो हमारी टीम है, और हमारी टीम प्रदेश के हर कोने में है। तो मेरे में कोई भी राजनीतिक और खास करके क्षेत्रवाद की राजनीति मैं कभी नहीं करता हूं। मेरे लिए हिमाचल प्रदेश का हर कोना बराबर है, चाहे वो चंबा है, चाहे भरमौर है, चाहे कांगड़ा है, चाहे रामपुर है, चाहे रोडू है। सवाल पूरा नहीं हुआ था। ऐसे में अगर प्रतिभा सिंह चुनाव मंडी संसदीय क्षेत्र से लड़ती हैं, तो प्लान बी आपके पास क्या है? किस चीज का प्लान बी है? चुनाव में जीतने के लिए। और कंगना, अभी वो मैं आपसे थोड़ी साझा करूंगा, वो तो मैं लोगों के बीच जाके स्ट्रेटेजी बनाएंगे, फिर उसका डिस्कशन होगा। आपने कहा कि जो वहाँ पे पुराने नेता थे भाजपा के, उनको नजरअंदाज करके जो प्रमाण आया है हाईकमान से, भाजपा से टिकट दे दिया है कंगना को, क्या मानते हैं आप?
कमजोर प्रत्याशी है, कांग्रेस को इसका बेनिफिट होगा। और दूसरा जो जैसे अमरेश्वर सिंह का ज्ञान आया था कि मुझसे वायदा किया गया था जब उनको टिकट करा था विधानसभा में, और अब पार्टी जो है वो जो वायदा, देखिए ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट देना चाहती है, किसको नहीं देती है, ये उनका आंतरिक मामला है। आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन हु गेट्स द टिकट इन भारतीय जनता पार्टी, मगर निश्चित तौर से जो भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता है, नेता हैं, जिन्होंने अपनी पूरा जीवन भाजपा को बनाने में, संवारने में दिया है, उनकी भावनाओं की कदर होनी चाहिए। तो ये चीज तो उनको देखना है, मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ। सवाल ये है कि पिछले दो इवन जयराम ठाकुर को उन्होंने हराया था, बात थी इसके इस बार कंगना रनौत को प्रत्याशी बनाया गया। आपको लगता है कि वो चुनौती है बीजेपी इसलिए उनको उतारना? ये वो तो उनका निर्णय है, उन्होंने किसको उतारना है। जयराम जी की भी पहले अटकलें थी, कंगना रनौत जी की अटकलें थी जो अब सही साबित हो गई है। कई और नेता भी थे। तो हमारे लिए तो चुनाव लड़ना है, मैदान में उतरना है और जीत हासिल करनी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ हु द कैंडिडेट फ्रॉम द अदर साइड इज। देखिए आई एम ए इमोशनल पर्सन। कुछ चीजों में अगर कुछ ऐसी बात हो गई है तो ठीक है, इट द टाइम्स टू कम इट विल बी सॉल्व्ड। एवरीथिंग, हर चीज का एक समय होता है, और जो चीज है मैं हर चीज को बहुत स्पष्ट तरीके से कहता हूं और साफ कहता हूं। ठीक है, मेरे मन में कोई बात थी, मैंने कही, तो उसको आने वाले समय में इट विल बी एड्रेस्ड, इट विल बी ड्यूली एड्रेस्ड, एंड द पार्टी हाईकमांड हैज सेड दैट ऑल योर इश्यूज विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। सो उससे दैट इज एंड ऑफ द मैटर। उस पर और कोई चर्चा करने की आवश्यकता मैं समझता हूं कि है नहीं। तो रामलाल मार्कंडा ने कहा कि मैं कांग्रेस से भी चुनाव लड़ सकता हूं, बहुत सारे और भी बीजेपी के नेता है। कितने नेता है कांग्रेस के संपर्क में? नहीं, काफी नेता है। मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को कहा है कि काफी नेता है जो भाजपा के कांग्रेस के संपर्क में है, मगर अल्टीमेटली ये मेरा कार्य अधिकार क्षेत्र नहीं है। जो पार्टी की हमारी अध्यक्षा है, मुख्यमंत्री जी है, और जो हमारे पार्टी के इंचार्ज है, वो इसके ऊपर कॉल लेंगे कि किसको पार्टी के अंदर विलीन करना है, किसको लेना है, किसको नहीं लेना है। ये उनके द्वारा इस कॉल को लिया जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर हमसे कोई संपर्क करेगा तो उसको हम उन चीजों को हम जो है अपने पार्टी के जो हमारा ये है लीडरशिप है उनके